मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप लोग के फिजिक्स के चैप्टर 1 के हम लोग यहाँ से 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, जो भी आप लोग अपना कॉपी आप लोग लेकर बैठे हैं जिससे में आप लोग नोट्स करते हैं, आप लोग उसको निकाल लीजिए और यहाँ से जो भी आप लोग के लिए क्वेश्चन बताएंगे उसको आप लोगों को अपने नोट्स में क्या करना है, लिखते रहना है, ताकि आप लोग का हैंड राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा और आप लोगों को जल्दी याद भी हो जाएगा। यानी आज के क्लास में प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर 1 के आप लोग का यहाँ से हम लोग फिजिक्स, समझ गए ना, फिजिक्स के आप लोग के चैप्टर 1 के हम लोग 15 आप लोग के एकदम वीवीआई आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग यहाँ से देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप लोग यहाँ से कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप लोग अच्छे से इसको नोट्स करते रहिएगा ताकि कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ से ना हो। और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझना आप लोग के लिए बहुत यहाँ से जरूरी है। तो हम बिना समय का देरी करते हुए आप लोग के लिए आते हैं और यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बोला गया है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है और दो उदाहरण भी आप लोगों को देना है। अक्सर एग्जाम में सवाल आप लोगों से पूछते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आप लोगों को बताना होता है। तो प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा कि उत्तर में क्या लिखा गया है कि किसी वस्तु का जो कुल आवेश होता है ना, वह हमेशा नियत रहता है। जैसे आप लोग का किसी वस्तु पर जितना आवेश रहेगा ना, टोटल हम लोग का आवेश फिक्स होता है। तो आप लोग को याद रखना है किसी वस्तु का जो कुल आवेश होता है वह हमेशा बाबू क्या होता है, नियत होता है। अर्थात यहाँ देखिए बोला गया है कि आवेश को न तो, ठीक है ना, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या हो सकता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बस आवेश का हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि एक वस्तु में से दूसरा वस्तु में डाल देंगे, ना तो ओकरा में से निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। बस एकरा से ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। बस आवेश का आदान प्रदान हो सकता है लेकिन अंत में आवेश हम लोग का उतने रहेगा। यही आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आवेश संरक्षण के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पर पहला में दिया गया है, वो आयनीकरण क्रिया होता है और दूसरा का आप लोग का नाभिकीय विखंडन। ये दोनों में आप लोग का जो आवेश होता है वह कंजर्व होता है। और यहाँ से आप लोग को याद हो गया होगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, समझ गए ना। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, बोलिए एक बार, कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश मीडियम में बाबू साफ साफ लिखा गया है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। समझ गए ना, न ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ ट्रांसफर ही कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। यह हो गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न आता है प्यारे साथियों, दूसरा का नंबर है। आप लोग देखिएगा कि आवेशन का मुख्य कारण क्या है। जैसे कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में 1 नंबरिया में पूछता है, वरना कहीं कहीं 2 नंबरिया में पूछ सकता है कि आवेशित होने का मुख्य कारण क्या है, समझाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को याद रखना होगा कि जो हम लोग का आवेशित होने का, ठीक है ना, देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशित होने का मुख्य कारण होता है। यानी जब कोई वस्तु प्यारे साथियों आवेशित होता है ना, जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। तो आवेशित होने का मुख्य कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब यह सवाल बढ़िया से आपको लिखना है कि जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। इसीलिए किसी भी वस्तु पर आवेश आने का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बस यही आप लोग कितना जो लिखे हैं ना, आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा
तीसरा नंबर लिखा गया है कि विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। कई बार आप लोग पढ़ाए हैं, जब आप लोग शॉर्ट नोट्स करवा रहे थे तो उसमें भी आप लोग बताए थे, और जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसमें भी आप लोग बता रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। या आपके एग्जाम में ऐसे ही परिभाषा आ सकता है कि विद्युत आवेशों की परमाणुकता का अर्थ क्या है। सवाल पूछने का अलग अलग हो सकता है कि पैटर्न, मतलब वो देखिए सवाल एक है, क्वेश्चन एक है, लेकिन अलग अलग उसका मतलब क्वेश्चन का लाइन हो सकता है। जैसे देखिए बोला गया है कि आवेश का क्वांटीकरण से क्या समझते हैं, कभी कभी पूछता है कि आवेश का क्वांटम से क्या समझते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा मतलब भाषा में आप लोगों को फंसाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक नया भाषा आ गया है कि विद्युत आवेश की परमाणुकता का अर्थ क्या होता है। तो ये सारे आप लोगों को भाषा समझना होगा। कहीं ना कहीं एग्जाम में मान लीजिए कि आप लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर याद करके गए हैं और एग्जाम में कहीं मान लीजिए कि ये वाला आ गया, तो कहेगा सर तो पढ़ाई नहीं किए थे, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि विद्युत आवेश की परमाणुकता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन के मान का 1 गुना 2 गुना 4 गुना ऐसे होता है, मतलब पूर्णांक संख्या में, चाहे आप लोग बोलिए पूर्ण संख्या में, चाहे प्राकृत संख्या में, ऐसे होता है। एकरे के हम लोग कहते हैं क्या मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का आवेश का क्वांटीकरण। जैसे हम बोल देंगे कि आप लोगों को किसी बाल्टी से पानी निकालना है, लेकिन वो बाल्टी से पानी निकालने के लिए हम गिलास दे देंगे आप लोगों को कि उसी गिलास ले आपको जितना बार निकालना है निकाल, लेकिन भर भर के निकालना है, आधावा नहीं। आप लोग को एक बाल्टी से पानी निकालना है, वो गिलास दे देंगे, बोलेंगे कि ओकरे से पानी निकालना है और पूरा गिलास भरा होना चाहिए। तो आप लोग या तो उससे 1 गिलास निकालेंगे, 2 गिलास, 10 गिलास, जो भी निकालना होगा आप लोग एक प्राकृत संख्या में निकालेंगे, ठीक है ना, प्राकृत संख्या में निकालेंगे। वही आपका होता है क्वांटीकरण। कि किसी, देखिए यह लिखा गया है ना कि आप लोग यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है ना, वह आवेश की एक न्यूनतम मात्रा, जो ये वाला होता है, आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होता है इसी के, यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के क्या होता है, पूर्ण गुणक। देखिए यहाँ पर लिखा है ना पूर्ण गुणक होता है, मतलब जो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा, आवेश की सबसे लोएस्ट, सबसे कम मात्रा जो होती है ना इलेक्ट्रॉन, एक पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर लिखा गया है ना पूर्ण गुणक होती है। अब 1 गुना 2 गुना 4, अब जो गुना हो जाए लेकिन पूर्ण गुणक हम लोग का होगा। और यह आपका आता है Q बराबर NE, जो आप लोग का फॉर्मूला है, और N का वैल्यू होता है 1 2 3, ऐसे आप लोग का चलते रहता है। यहां देखिएगा लिखा गया है कि विद्युत आवेश का यह गुण विद्युत आवेश का क्वांटीकरण अथवा विद्युत आवेश की परमाणुकता कहलाता है। और यही जो गुण होता है ना मेरे प्यारे साथियों, एकरे का हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, चाहे परमाणुकता हम लोग एकरे के बोलते हैं। आप लोगों को यहाँ से सब कुछ अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, आप लोग देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एवरी चार्ज ऑब्जेक्ट इज द इंटीजर मल्टीपल। आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ गए ना, चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट होता है, तो चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। और यह फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, Q बराबर NE होता है और N का वैल्यू आप लोगों का यह होता है। बस सिंपल चीज है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 4 नंबर देखिएगा कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आवेशित होने का मूल कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब बोल दिया क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है, तो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है। यही विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण है। अब मेरे प्यारे साथियों, आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण, बेसिक कारण क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों, आवेश का क्वांटीकरण का ही मतलब होता है ना कि जो हम लोग का आवेश जाएगा ना वह आपका पूर्णांक संख्या में जाएगा। यही उसका क्या है, मेन रीजन है। मेन आवेश के क्वांटीकरण का यही मेन रीजन है कि जो आवेश जाएगा वह पूर्णांक संख्या में जाएगा। देखिए लिखा गया है ना, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है।
यही विद्युत आवेश का क्वांटिकीकरण का मूल कारण है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर कैन ओनली हैपन इन इंटीजर मल्टीपल। देख रहे हैं ना, आप लोग का इंटीजर नंबर से जाएगा, देन इज द बेसिक रीजन। यही आपका क्या है कि क्वांटाइजेशन का यही आपका बेसिक रीजन है। तो आप लोग इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। यहाँ से आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर, देखिएगा कि विद्युत आवेश के इस आई मात्रक कूलम्ब की परिभाषा दीजिए। यानी आप लोगों का यह सवाल दो तरीके से पूछता है, याद रखिएगा। एगो तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज यह हो गया कि विद्युत आवेश के इस आई मात्रक यानी कूलम्ब की परिभाषा दीजिए। एक सवाल ऐसे आता है कि एक कूलम्ब को परिभाषित करिए। देखिए दोनों सवाल एक ही है, लेकिन सवाल देखिए कैसे घुमा रहा है। विद्युत आवेश के इस आई मात्रक चाहे कूलम्ब की परिभाषा दीजिए, चाहे आप लोगों से यह पूछेगा ना कि एक कूलम्ब को परिभाषित करिए, तब आप लोग को वहां सावधान होकर अच्छे से लगाना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक कूलम्ब को परिभाषित करना है, क्या करना है, एक कूलम्ब को परिभाषित करना है। तो आप लोग को बल का फॉर्मूला आराम से याद होगा कि बल का जो फॉर्मूला होता है सर, बल का तो फॉर्मूला हम लोग का के ओकरा बाद Q1 और यहाँ पर Q2 बाटा में R² होता है। हम लोग को आवेश का मान क्या, आवेश का मान कितना करना है, 1 कूलम्ब करना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग पहले ही आवेश का मान 1 कर देंगे, दूरी 1 कर देंगे। तो यह के का मान आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9। देखिए कैसे, यहाँ पर बल हो गया ना, हम यहाँ पर के का वैल्यू रख देते हैं 9 × 10 के पावर 9, और हमको 1 कूलम्ब को परिभाषित करना है, तो हम पहले ही 1 रख देते हैं, ठीक है ना, पहले ही 1 रख देते हैं और दूरी को भी 1 मान लेते हैं। तो बल कितना हो गया, 9 × 10 के पावर 9, क्योंकि ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9। तो मेरे प्यारे साथियों, दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर यदि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगेगा, तो जो आवेश होगा वह 1 कूलम्ब कहलाएगा। देख रहे हैं ना, कितना एकदम सटीक परिभाषा निकल गया कि 1 कूलम्ब आवेश वह आवेश है जो अपने समान परिमाण के आवेश को वायु या निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करता है, तो उसे 1 कूलम्ब हम लोग कहते हैं। एकदम सिंपल चीज है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को याद हो गया होगा कि यहाँ पर हम 2 आवेश रखते हैं, यहाँ पर यह Q1 हो गया, यहाँ पर हम लोग का Q2 हो गया, और इन दोनों के बीच का दूरी हम कर देते हैं 1 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 आवेशों की दूरी 1 मीटर करने पर यदि 2 आवेशों के बीच 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगता है, तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं, 100% कह देंगे कि जो पक्का यह आवेश है ना, वह 1 कूलम्ब है। यह आप लोग का हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, देखिएगा 6 नंबर, कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऐसे आप लोग 1 नंबरिया में भी देखे होंगे, आप लोग याद किए होंगे। हो सकता है कि 2 नंबरिया में भी दे दे, क्योंकि यह मेरे प्यारे साथियों फॉर्मूला वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, आवेश का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 1 कूलम्ब, समझ गए ना। और हम लोग जानते हैं कि Q का जो फॉर्मूला होता है वह आपका Ne होता है। तो N का फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा Q/E। कहिएगा जी सर, N का तो फॉर्मूला Q/E होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि Q का फॉर्मूला हो गया 1, E का फॉर्मूला E का तो मान हम लोग को मालूम है कि 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1/1.6 हो गया, और 10 के पावर -19 जाएगा हमारा ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना प्यारे साथियों, देखिएगा कि 0.0625 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 10 के पावर 19 हो जाएगा। एगो 0 और ही भेजेंगे ना बाबू लोग, एगो 0 और ही भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आप लोग का हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु में बोला जाता है ना कि किसी वस्तु में 1 कूलम्ब आवेश है, एकरा मतलब सोच लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं ना। 1 कूलम्ब, सोचिए मेरे प्यारे साथी, कहना कितना आसान है कि इस वस्तु में 1 कूलम्ब आवेश है, लेकिन सोच लीजिए कि एकरा में कितना इलेक्ट्रॉन है। सोच रहे हैं ना कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए जैसे 1 करोड़ कहिए, ठीक है ना, 1 करोड़ कितना हो गया, शॉर्टकट में हो गया। 1 करोड़ में तनी पैसा काउंट करिए तो कितना पैसा होगा एकदम समझिए कि गिनती आप लोग भुला जाएंगे, समझ गए ना, गिनती भुला जाएंगे। 1 करोड़ का कहना आसान होता है, लेकिन बोल देंगे 1 करोड़ में कितना पैसा होता है, तो फिर समझिए बाबू और ही दुख बढ़ जाएगा। तो 1 कूलम्ब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग याद रखिएगा, अक्सर 1 नंबरिया में पूछा जाता है।
हो गया। यहाँ पर आप लोग का आ गया 7वां नंबर, देखिएगा कि विद्युत आवेश के दो मूल गुणों को लिखिए। देखिए आवेश का मेरे प्यारे साथियों दो गुण नहीं, आप लोगों को 4-5 को हम बता देते हैं मुंह से, आप लोग सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। आवेश दो प्रकार के होता है, प्लस माइनस। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना, और विपरीत प्रकृति के नेचर के जो आवेश रहते हैं उसमें आकर्षण होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, समझ गए ना। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आवेश संरक्षित होता है। आवेश मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, सॉरी मतलब जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होगा ओकरा में पक्का आवेश मेरे प्यारे साथियों होगा ही होगा, समझ गए ना। चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि जवन भी वस्तु में आवेश है ओकरा में द्रव्यमान होगा ही होगा, समझ गए ना। मतलब कोई भी वस्तु में आवेश है, ठीक ना, कन्फर्म है कि आवेश है, तो ओकरा में इहो कन्फर्म है ना कि ओकरा में द्रव्यमान भी हम लोग का है, यह होता है। तो मेरे प्यारे साथियों दो को यहाँ पर लिखा गया है जो कि आप लोग का एकदम हलवा है, बाकी मुँह से कितना बोल दिए हैं। आवेश का संरक्षण, पहले का इसका कि आवेश कंजर्व होता है और दूसरा का आवेश क्वांटीकृत हम लोग का होता है। यह आप लोग का दो मेन बेसिक है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा यहाँ बताया गया है कि कूलम्ब के नियम को लिखिए अथवा दो विद्युत आवेशों के बीच विद्युत बल या का सूत्र लिखिए। मेरे प्यारे साथियों कूलम्ब का नियम क्या होता है? कूलम्ब एगो वैज्ञानिक का नाम था जो वह क्या किया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले, ठीक है ना, बल को, ठीक है ना, वह खोजे, तो उन्हीं के नाम पे नियम रखा गया। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में, ठीक है ना, कुछ नियम दिया गया और उसी नियम को कहा जाता है कूलम्ब का नियम। बस सिंपल कहानी है, ठीक है ना। दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले जो बल होते हैं उस बल के संबंध में एक नियम दिया गया और वही नियम होता है कूलम्ब का नियम, जो कि आप लोग का यहाँ पर भली भांति लिखा गया है। कूलम्ब ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम वह प्रतिपादित किए, मतलब वह नियम लगाए, मतलब नियम अपने से खोजे, चाहे जो भी किए, ठीक है ना, जिसे कूलम्ब का नियम हम लोग कहते हैं। बस यह कहानी हो गया। यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न आता है कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों यह समझना जरूरी है। देखिए कोई भी चीज होता है ना मेरे प्यारे साथियों तो उसका कोई सीमा होता है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने का कंडीशन है कि आपका मोबाइल पानी में गिर जाएगा तो नहीं चलेगा। मोबाइल मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। मोबाइल का अपना लिमिट होता है। उसी प्रकार दो स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगता है ना उस बल का भी वो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 की आवेश एकदम स्थिर होना चाहिए, एकदम स्थिर। मतलब जो बोलते हैं ना कि आवेश सर गतिमान होगा तो लगेगा, नहीं लगेगा। याद रखिएगा कूलम्ब बल तब लगता है जब आवेश में कोई भी गति ना हो, आवेश एकदम स्थिर हो, उसमें मोशन नाम का कोई भी चीज ना हो, आवेश स्थिर हो। दूसरा का चीज मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या बोला गया है कि जो आवेशों के बीच जो दूरी होगा ना वह 10 के पावर -15 से कम होगा ना तो उसके लिए यह सत्य नहीं है, समझ गया ना। यह आप लोग को दो को याद रखना है कि दो आवेशों के जो बीच की दूरी है 10 के पावर -15 मीटर से भी कम हो जाएगा ना तो उसके लिए सत्य नहीं होता है। तो बस दो को होता है। यहाँ से हम लोग आते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर। आप लोग को देखना होगा, बोला गया है ना बाबू कि किसी माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित करिए। किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। किसी माध्यम का निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, निर्वात में लगने वाला बल, ठीक है ना, तथा किसी माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। समझ गए? यानी मेरे प्यारे साथियों एप्सिलॉन आर का जो मान आएगा ना वह आपको याद रखना है कि एफ निर्वात, समझ गए ना, आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि एफ निर्वात बाटा में आप लोगों को याद रखना है कि एफ माध्यम, यानी निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बलों को अनुपात को यही कहते हैं। और आपके परिभाषा में यही लिखा गया है कि निर्वात में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। यह भी आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ से 11 नंबर प्रश्न बहुत हलवा है बाबू। देखिएगा कि आवेश के रेखीय घनत्व को परिभाषित करिए, इसका SI मात्रक भी दीजिए। अक्सर यह सवाल आता है बाबू, समझ ये सवाल समझिए, ये सवाल जब आता है ना कि ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि करा में 3 गो पार्टे होता है, आवेश का रेखीय घनत्व,
आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व, 3 गो होता है। और तीनों में से कहियो ना कहियो समझिए ना कि आप लोग एग्जाम में दे ये देता है, समझ गए ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिएगा आवेश का, देखिए रेखीय मतलब क्या होता है बताते हैं। रेखीय का मतलब जानते हैं क्या होता है? लाइन। रेखा मतलब क्या होता है? रेखा मतलब कोई पृष्ठ थोड़े होता है, रेखा मतलब लाइन, ठीक है ना। रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन। तो लाइन कैसा होता है? वो छड़ी की तरह होता है, सोच होता है एकदम मतलब छड़ी की तरह होता है। तो किसी लंबाई में जितना आवेश फैल जाए ना, वही होता है रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे कि एकांक लंबाई में, याद रखिएगा एकांक लंबाई में जितना आवेश आप लोग ठूस ठूस के ओकरा में भर दीजिए ना, वही आपका होगा आवेश का रेखीय घनत्व। समझ गए ना। आवेश का रेखीय घनत्व मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर रो गलती लिखा गया है, हम लोग का लेमडा होता है, समझ गए ना। यहाँ से लेमडा होता है बाबू लोग, रो यहाँ से गलती लिखा गया है, रो नहीं होता। रो तो होता है आवेश का आयतन घनत्व, यहाँ से लेमडा हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों एकांक लंबाई में, समझ गए ना, एकांक लंबाई में जितना आवेश आप लोग भर दीजिए, जितना, समझ गए ना, वही आपका आवेश का रेखीय घनत्व होता है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका सूत्र का बात करेंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू बाटा में एल। देखिएगा तो एल का मान 1 करेंगे, एकांक लंबाई पर मतलब लंबाई का मान 1 करेंगे, तो लंबाई का मान 1 करने पर जितना आवेश आपका होगा यही आवेश कहलाएगा आवेश का रेखीय घनत्व। अब एक और मेरे प्यारे साथियों एस आई मात्रक का यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिएगा एस आई मात्रक का मेरे प्यारे साथियों, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, हो जाएगा ना, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलम्ब प्रति मीटर हो जाएगा, ओ सॉरी 1 मिनट, सेंटीमीटर लिखा गया। कूलम्ब में मेरे प्यारे साथियों अब आप लोग का सही हो जाएगा। अब आप लोग का सही, देखिए कूलम्ब प्रति मीटर हो जाएगा ना, या आप लोग कूलम्ब आ मीटर इनवर्स आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब बीमा का बात करें मेरे प्यारे साथियों, बीमा का तो आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से एल इनवर्स हो जाएगा और यहाँ से टी और हम लोग का यहाँ से ए हो जाएगा। ये भी आप लोग का हो जाएगा, बीमा हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न पर बोला गया है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है जैसे आप लोग कैसे गर्मी में गर्मी का एहसास होता है, ठंडा में ठंडापन का एहसास होता है, तो यह आपका तीव्रता है, समझ गए ना। तो कैसे आप लोग कहते हैं कि ठंडा बहुत ज्यादा लगा था, गर्मी बहुत ज्यादा लगा था, मतलब उसका पावर बहुत ज्यादा है। पावर क्या है? ज्यादा है, वही पावर क्या होता है? तीव्रता होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि किसी आवेश के द्वारा, ठीक है ना, किसी आवेश के द्वारा आपके ऊपर जितना बल लगाया जाएगा ना, वही बल आपका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। देखिए तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं कि ई का फॉर्मूला जो होता है ना, वह आप लोग का एफ बटा क्यू होता है। बोलिए एक बार, ई का फॉर्मूला कितना होता है? एफ बटा क्यू होता है। तो अब यहां से देखिए क्या होगा कि एकांक आवेश पर आवेश का मान 1 करने से, तो एकांक आवेश पर जितना बल लगेगा ना, एकांक आवेश पर जितना बल लगेगा यही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यह एक सदिश राशि होती है, इसे ई से सूचित करते हैं। और आप लोग का यहाँ पर यह सूत्र हो गया, हम यहाँ से ई का सब सूत्र लिख देते हैं। आप लोग का ई का सूत्र हो जाएगा एफ बटा क्यू, ओकरा बाद आप लोग का माइनस का डी वी अपॉन का डी एक्स, और ओकरा बाद हम लोग का हो जाएगा के क्यू बाटा में बाबू लोग आर स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। यह हम लोग का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का आ गया 13वां नंबर प्रश्न। देखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होता है ना, तो वह विद्युत बल रेखाएं के बारे में ही बताएगा, समझ गए ना। तो मेरे प्यारे जो चीज होता है, जिस चीज से होता है रिलेटेड, वह उसी के बारे में ना बताएगा, दूसरा के बारे में थोड़े बताएगा, नहीं बताएगा। विद्युत बल रेखाएं किसके बारे में बताएगा? विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएगा। और विद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं क्या क्या कहानी होता है। देखिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तथा उनकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों एकदम सेम टू सेम कहानी है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिए इसे। देखिएगा आप लोग जैसे आप लोग बोलते हैं कि यह मेरा चीज है, चाहे यह इसको हम बनाए हैं, तो वह चीज जो होता है वह उसी के बारे में बतलाता है, दूसरे के बारे में वह बता नहीं सकता है, समझ गए ना। तो विद्युत बल रेखाएं हैं, तो यह किसके बारे में बतलाएगा? विद्युत क्षेत्र के बारे में ही बतलाएगा, यह चुंबकीय के बारे में नहीं बताएगा।
क्योंकि जो रेखा जिसकी है उसी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा, समझ गया ना। उसी के बारे में क्या करेगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपका देगा। तो जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वह संख्या किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की, समझ गया ना। और मेरे प्यारे साथियों जो इसकी दिशा होगी, विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होगी वह दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बस सिंपल कहानी है, आप लोग इसको मार रटते हैं, रटना नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं होगा तो वह चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा ना तो वह विद्युत क्षेत्र के बारे में बतलाएगा। जो रेखा जिसकी होगी उसी के बारे में बतलाएगा, समझ गया ना। यह हो गया। यहां से हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा 14 नंबर आप लोग का यहां से प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव से आप लोग क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। देखिए यह ऐसा प्रश्न है ना बाबू, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव मतलब कि हम क्या बताएं, आप लोग एग्जाम में ऐसा कोनो साल नहीं है ना, ऐसा कोनो साल जौना में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। या तो 2 नंबरिया से हटा देगा ना, तो 1 नंबरिया में तो हर एक साल देता है, या तो मात्रक पूछेगा या तो बीमा सूत्र, मतलब कुछ ना कुछ पक्का पूछेगा, दिशा उशा कुछ ना कुछ आपका पक्का पूछ लेता है। लेकिन एक कभी मिस नहीं करता है, हटाता नहीं है, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए विद्युत द्विध्रुव ध्रुव से क्या समझते हैं, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या होता है ना कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को परस्पर अल्पांश दूरी पर रखने पर एगो हम लोग का सिस्टम बन जाता है, तो उसे विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं। आघूर्ण का बात नहीं है, आघूर्ण बात करें, देखिए विद्युत द्विध्रुव ध्रुव, अब विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण में बहुत अंतर है। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव हो गया एगो सिस्टम, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण हो गया उस सिस्टम के द्वारा निकला गया फॉर्मूला, समझ गए ना। तो यहाँ पर आघूर्ण का बात नहीं किया है, सिर्फ विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का बात किया है। तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव में क्या होता है ना कि आपका एगो यहाँ पर माइनस क्यू रहेगा, इसी का सेम उल्टा रहेगा यहाँ पर प्लस क्यू। एक थोड़ा सा हम एगो निश्चित दूरी पर रख देंगे, तो जो हमारा यह एगो सिस्टम बन गया ना कि आवेश का परिमाण सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है और इनको एगो निश्चित दूरी पर रखे, तो यह सिस्टम कहलाता है निकाय। बस एक में और कुछ नहीं, यह सिस्टम जो होगा ना यह आपका विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहलाता है। इसका न मात्रक होता है न बीमा होता है बाबू, समझ गए ना। मात्रक बीमा दिशा सब विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण का होता है। यहाँ हो गया 15वां नंबर प्रश्न है, देखिएगा बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण को परिभाषा करिए और इसका SI मात्रक भी लिखिए। देखिए यह सवाल आ गया ना 14 में, 15 में, 16 में, हो सकता है कि अब की बार 2500 में आ जाए सोच रहे हैं ना। देखिए सवाल कहाँ के 14 में आया, फिर उससे कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है ना, कंट्रोल नहीं हुआ 15 में दे दिया, और 15 में देने के बाद उससे 15 में कंट्रोल नहीं हुआ 16 में दे दिया, समझ गए ना। मतलब 14, 15, 16 लगातार तीनों साल यह क्वेश्चन रेल दिया। समझिए कितना मेरे प्यारे साथी प्रेमी बैठा है क्वेश्चन का कि इसके अलावा उन लोग और कोई क्वेश्चन दिखा भी नहीं, मतलब यही क्वेश्चन दीजिए। यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो जो हम लोग विद्युत द्विध्रुव ध्रुव बनाए हैं ना, यहाँ पर आप लोग ऊपर जो देखा है कि माइनस क्यू और यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू, ओकरा बाद हम एक एगो निश्चित दूरी डी पर रखे है ना। तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना, देखिए विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दोनों में से एगो आवेश के परिमाण, ध्यान से, दोनों में से एगो आवेश के परिमाण और दोनों को जितना दूरी पर रखें, डी दूरी पर रखें तो डी लगा देना है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा ना। तो यह आपका हो जाएगा P बराबर का Q इंटू डी हम लोग का हो जाएगा। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव में उपस्थित किसी एक, देख रहे हैं ना, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस हो गया। अब देखिए यहाँ नोट में जो लिखा गया ना, एग्जाम में यही आता है कि यह एगो सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर मेरे प्यारे साथियों होती है। इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर हम लोग का होता है। तो यह आप लोग को मेरे प्यारे साथियों यहाँ से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए परिभाषा है। और यहाँ से प्यारे साथियों 15 को था हम लोग का, यहाँ से खत्म हो गया। और हम लोग डेली ही ऐसे ही आप लोग 15 को, 20 को, 25 को आप लोग को 2 नंबर ये करवाते रहेंगे, जिससे आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का
डर नहीं रहेगा। नहीं तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत डर जाते हैं। डरना भी लाजमी है, क्योंकि हर एक जगह एक नंबरिया मिलता है। 2 नंबरिया का कोई बात नहीं करता है। 5 नंबरिया का तो लोग तो नाम ही नहीं लेते हैं, समझे ना। 2 नंबरिया का तो लोग नाम लेते हैं, लेकिन 5 नंबरिया का तो कोई नाम नहीं लेते हैं। लेकिन हम आप लोगों को सब कुछ करा देंगे। बस आप लोग ये वाला सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही डेली आप लोगों का सेशन मिलेगा सब्जेक्टिव का, ताकि आप लोगों का तैयारी सब्जेक्टिव का भी बहुत अच्छा हो जाए और एग्जाम में आप लोग बहुत हाई स्कोर करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से नोट्स करते रहिए और आप लोग रिवाइज करते रहिए। और पीडीएफ जो है ना आप लोग का इस एप्लीकेशन पर चल जाएगा, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल आप लोग कर लेना है। जय हिंद।